आने की वक्त लाख टके की बात का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। लाख टके की बात में आपको दिखाएंगे संदेश असरदार, सनातन पर खबरदार। क्योंकि इस बार पीएम मोदी ने सनातनियों को विरोधियों के खिलाफ नया मंत्र दे दिया है। साथ ही बात होगी मंदिरों के अवशेष क्यों सियासी कलेश, जिसमें आपको दिखाएंगे कैसे समाजवादी पार्टी के नेता मंदिर के अवशेष मिलने पर परेशान दिख रहे हैं। साथ ही बात होगी आजम पर एक्शन, विपक्ष में भारी टेंशन, क्योंकि आयकर विभाग की छापेमारी को समाजवादी पार्टी ने घोसी चुनाव का बदला बता दिया है। साथ ही आपको दिखाएंगे सत्र का प्लान विशेष, सियासत शेष, क्योंकि मोदी सरकार ने भले ही विशेष सत्र का एजेंडा क्लियर कर दिया हो, लेकिन विपक्ष को अब भी बात हजम नहीं हो रही है। और आखिर में बात करेंगे शहादत मांगे बदला, करारा जवाब मिलेगा। लेकिन सबसे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। रामपुर में आजम खां के घर पर इनकम टैक्स की रेड जारी, बाहर निकले अधिकारी, कहा जब रेड होगी खत्म दिल्ली से चल जाएगा पता। आजम खान के घर कल से इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है, क्या बरामद हुआ है सर? चलनी है सर, साइड लोग कुछ नहीं बोल सकते भाई। मिला क्या है? कुछ मिला है? जब सर्च खत्म हो जाएगी तो दिल्ली से लगभग कब तक चलेगी सर ये रेट? यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं सर। ये रेट कब तक चलेगी? अभी बता नहीं सकते। विपक्षी गठबंधन पर पीएम मोदी का करारा प्रहार, कहा सनातन को खत्म करना चाहता है घमंडिया गठबंधन। ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। आगरा के बाल गृह में बच्चों से मारपीट मामले में सुपरिटेंडेंट गिरफ्तार, बच्चों की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था। पूनम पाल सस्पेंड पहले ही कर दी गई थी। आतंकी आतिफ और फैजल को एनआईए स्पेशल कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, 5-5 लाख का जुर्माना। कानपुर में रिटायर्ड टीचर की हत्या में पाए गए दोषी। गाजियाबाद में डिवाइडर तोड़कर नीचे गिरी बस, हादसे में करीब 20 लोग जख्मी। मेरठ से दिल्ली जाते वक्त हादसा हुआ, मुख्यमंत्री ने हादसे का संज्ञान लिया। आजम खां के खिलाफ इस बार इनकम टैक्स की ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। 2 दिनों से हो रही छापेमारी में कई ठिकानों को खंगाला गया है। और इसी के साथ साथ एक बार फिर आजम खां की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है, जिस पर सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी इसे बदले की कार्रवाई बता रही है, तो पलटवार में कहा जा रहा है कि जांच एजेंसियां अपना अपना काम कर रही हैं। यानी अब आईटी रेड पर भी संग्राम छिड़ गया है। आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बता देते हैं कि आजम पर एक्शन में अब तक क्या क्या हुआ है। आजम खां और उनके करीबियों पर छापेमारी हुई है। 2 दिनों से आयकर विभाग की छापेमारी लगातार चल रही है। 21 से ज्यादा ठिकानों पर आयकर विभाग ने रेड डाली। जौहर ट्रस्ट के सभी 11 ट्रस्टी के घर पर छापेमारी हुई। इन 2 दिनों में यूपी से एमपी तक इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की और आजम की बेनामी संपत्तियों की जांच की गई, जिससे ये तो तय है कि आजम पर फिर से कानूनी आंच पड़ने वाली है। और यही बात समाजवादी पार्टी को परेशान भी कर रही है। और चलिए आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां, जिनके ऊपर 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, 27 महीने जेल में रहे, अपने विवादित बयान से विधायक की कुर्सी गंवाई। उस आजम के खिलाफ आयकर विभाग लगातार एक्शन में है। 20 से ज्यादा ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड हुई। यूपी मध्य प्रदेश तक आय से अधिक संपत्ति की जांच चल रही है। लेकिन इस एक्शन से विपक्ष में टेंशन है और इस कार्रवाई को सियासी रंग दिया जा रहा है और आरोप लगाए जा रहे हैं ये कार्रवाई घोसी में हार का बदला है। घोसी चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी को लगा कि जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी से उठ गया है, इसलिए अब वो छापे के भरोसे हैं। वो चाहते हैं कि अब हम छापे के माध्यम से विपक्ष को डराएं, धमकाएं, लेकिन जनता ने तय कर लिया कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। दरअसल रामपुर से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना की तरफ से जौहर ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार और आजम खां पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। कानूनी तौर पर घेराबंदी ऐसे की है जिसके चलते सपा नेता आजम खां की मुश्किलें अभी तक कम नहीं हुई है
और इस बार इनकम टैक्स की रेड शहर शहर चल रही है। जांच एजेंसियां स्वतंत्र होती हैं। अगर कहीं उनको कोई सुराग मिलेगा तो अपना जांच करती हैं, छापे डालती हैं, उसमें सरकार से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन ये श्री अखिलेश यादव जी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, ये उनसे पूछिए। जब आप पाक साफ हैं तो क्यों चिंता करते हैं? इस हिसाब से 560 एकड़ की यूनिवर्सिटी है, उस हिसाब से इन्होंने जो उसकी वैल्यूएशन दिखाई है वो पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि आजम ने खुद कई बार मंच पर ये कहा है कि मेरी जो यूनिवर्सिटी वो खरबों की है। तो हम तो कहते हैं कि जो वो बात खुद नहीं बता पा रहे वो कम से कम वैल्यूएशन होने के बाद वो जनता के सामने आनी चाहिए। आजम खां ईडी और एसआईटी के निशाने पर भी आ चुके हैं। जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में ईडी सपा नेता से पूछताछ भी कर चुकी है। साथ ही रामपुर पहुंचकर दस्तावेजों को खंगाला गया था। लेकिन इस बार बेनामी संपत्ति को लेकर एक्शन हो रहा है। 2 दिनों से आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। 21 से ज्यादा ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड हुई है। जौहर ट्रस्ट से सभी 11 ट्रस्टी के घर छापा मारा गया है। यूपी से मध्य प्रदेश तक इनकम टैक्स की रेड चल रही है। यानी इस बार आजम खां की मुश्किलें पहले से ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि इनकम टैक्स की छापेमारी में आजम खां के काले चिट्ठे खुल रहे हैं। आजम खान के खिलाफ बहुत से मामले दर्ज हैं और अलग अलग एजेंसियां उन मामलों की जांच कर रही हैं। आजम खान ने जिस तरह का भ्रष्टाचार किया है, जिस तरह के संगीन आरोप उन पर हैं, उनकी जांच की परतें लगातार खुल रही हैं और हर खुलती कड़ी के साथ जांच आगे बढ़ रही है। एजेंसियां निष्पक्ष रूप से इसका जांच कर रही हैं। इससे न तो सरकार का कोई लेना देना है, न भारतीय जनता पार्टी। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। आजम के खिलाफ बेनामी संपत्ति का पता लगा रही है। लेकिन इस बार कार्रवाई से विपक्ष में खलबली मच गई है। कोई इसे घोसी की हार का बदला बता रहा है, तो कोई आजम खां पर जुल्म की दास्तां सुना रहा है। लेकिन इन सब के इतर सच्चाई ये है कि आजम एक बार फिर मुसीबतों में घिर चुके हैं और डर जेल जाने का सता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर 24 की लड़ाई अब सच्चे सनातनी बनाम नकली हिंदुत्व पर आ गई है। विपक्ष बार बार सनातन पर चोट कर रहा है और बीजेपी विपक्ष के मन में खोट को देश के सामने ला रही है। इन सबसे इतर सीएम योगी के बाद पीएम मोदी ने भी सनातन विरोधियों से जनता को सतर्क रहने की नसीहत दे दी और इंडिया गठबंधन को इंडी और घमंडिया गठबंधन तक कहा। पीएम मोदी ने कहा विपक्ष सनातन को खत्म करना चाहता है क्योंकि उसकी नीति ही संस्कृति पर हमला करना है। पीएम मोदी ने कहा कि ये लोग सनातन धर्म को मिटाना चाहते हैं और देश को फिर से गुलामी में धकेलना चाहते हैं और ऐसे में हर सनातनी को सतर्क रहने की जरूरत है, ये अपील भी उन्होंने की और एकजुटता से उनके मंसूबों को नाकाम करने का वक्त आ गया है, ये पीएम ने कहा। साथ ही ये भी संदेश दिया कि सभी सनातनी मिलकर ऐसी ताकतों को रोकेंगे और 24 में करारा जवाब भी देंगे। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे सनातन के अपमान पर पीएम मोदी और सीएम योगी ने शब्द बाण छोड़े। There's nothing Hindu about what the BJP does. There's absolutely nothing. सोनिया जी, राहुल जी क्यों चुप है संविधान और सनातन धर्म दोनों के अपमान पर? राम एक वास्तविकता है। राम भारत के सत्य सनातन धर्म की एक शाश्वतता है। आने वाले दिन में एक एक पाई का हिसाब देश का सनातनी हिंदू लेगा। कोई सनातन को मिटाने का संकल्प ले रहा है, सनातन को डेंगू, मलेरिया, कोरोना जैसा बता रहा है, तो कोई कह रहा है सनातन धर्म सामाजिक बीमारी है। ये बीमार मानसिकता के लोग बार बार लगातार सनातन धर्म पर हमला बोल रहे हैं और खास एजेंडे के तहत सनातन धर्म पर निशाना साध रहे हैं। சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள், அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். மென்மையாகத்தான் சொன்னார், மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்கிற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்துல தொழுநோய் இருந்தது, இப்ப HIV இருந்தது.
எங்களை பொறுத்தவரை HIV தொழுநோயை போல HIV போல சமூக அவலம் நிறைந்த ஒரு நோயாகத்தான் நம்ம பார்க்கணும். लेकिन वक्त उन विरोधियों को जवाब देने का है जिनकी मानसिकता बीमार हो चुकी है, जो सनातन की तुलना बीमारी से कर रहे हैं। और इसी पर पहले सीएम योगी ने हमला बोला तो अब पीएम मोदी ने भी करारा वार किया। उन्होंने अपना एक हिडन एजेंडा भी तय कर लिया है और ये नीति रणनीति क्या है? ये इंडी अलायंस की नीति है, एक गठबंधन गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है, भारत का राष्ट्रीय धर्म यही है। आज करने के लिए जा रहे हैं संबोधन हिंदू का है, क्योंकि यह जाति सूचक शब्द नहीं है, भारत का एक सांस्कृतिक संबोधन है, भारत के सांस्कृतिक संबोधन का एक प्रतीक है। लेकिन दुर्भाग्य है उसको भी आज लोगों ने किस संकुचित दायरे में लाने का प्रयास किया है। मुद्दा सनातन के अपमान का है, मुद्दा इंडिया गठबंधन की चुप्पी का है। और सवाल है, आखिर इंडिया गठबंधन की मुंबई वाली बैठक के बाद सनातन पर सीरियल अटैक कैसे होने लगे? आखिर क्यों एक के बाद एक गठबंधन साथी हिंदुओं के विरोध में आवाज उठाने लगे? क्या ये सुनियोजित तो नहीं? सनातन भारत भारतीयता, इसको बदनाम करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र यूपीए के नए नाम से रचे गए गठबंधन, गमंडिया गठबंधन ने मुंबई मीटिंग में एक टूल किट के माध्यम से शुरू किया है। ये मुंबईया डिक्लेरेशन का एक गोपनीय हिस्सा है, जिसके तहत भारत, भारतीयता, राष्ट्रीयता, सनातन, इनको अपमानित किया जा रहा है। क्या ये सुनियोजित तो नहीं? जिसका आदि है न अंत, जो शाश्वत है, जो समय से परे है, उस सनातन के खिलाफ जहर उगलना कहाँ तक जायज है? उस धर्म के खिलाफ सियासत कहाँ तक ठीक है? उसे खत्म करने की साजिश आखिर क्यों हो रही है? जो भारत का राष्ट्रीय धर्म है, उस सोच पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं और इंडिया गठबंधन से सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या 26 दलों की ये सोची समझी साजिश तो नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। There's nothing Hindu about what the BJP does. There's absolutely nothing. 2024 के रण में राम मंदिर का मुद्दा तेजी से आकार ले रहा है। राम मंदिर निर्माण नित्य नित्य भव्यता की ओर बढ़ता जा रहा है। बीजेपी बार बार राम मंदिर की तारीख याद दिला रही है और उन तस्वीरों को देश के सामने ला रही है जिसका इसका प्रमाण मिल सके कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। और वहीं फिर से मंदिर निर्माण हो रहा है। अब उसी खंडित मूर्तियों पर संग्राम भी छिड़ा हुआ है। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा, मुसलमान मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाते, मुसलमान किसी की जमीन कब्जा नहीं करते। और जो कुछ भी हुआ और जो ये लोग दिखा रहे हैं वो सच्चाई नहीं है। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा राम का राजनीतिकरण किया। राम मंदिर का उद्घाटन पीएम नहीं कर सकते। साधु संतों से राम मंदिर का उद्घाटन करवाया जाए, क्योंकि बीजेपी सिर्फ राम के नाम पर सियासत कर रही है। तो चलिए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर क्यों विपक्ष को राम मंदिर निर्माण से परेशानी हो रही है। ये वो तस्वीर है जो राम मंदिर के इतिहास का सबूत है। ये वो खंडित मूर्तियां हैं जिसे तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। और जब देश के सामने ये तस्वीर आई तो विरोधियों के पसीने छूटने लगे, सनातन विरोधी खून के आंसू पीने लगे, लेकिन फिर भी सियासी इल्जाम लगाना नहीं भूले। विवादों को जन्म देने वाले समाजवादी पार्टी सांसद को अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि जहां राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वहां सच में मंदिर ही था। और शफीकुर रहमान बर्क ने इस खंडित मूर्तियों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इन हालात में मुसलमान मंदिर तोड़कर, किसी की इबादतगाह तोड़कर क्यों बनाएगा?
और क्यों उनकी निशानियां उसमें छोड़ेगा? अगर मस्जिद बना ही रहा है वो, तो उस किस्म की निशानियां वो क्यों छोड़ेगा? लेकिन ये सब चीज मैं समझता हूँ ये सब उसकी तैयारी के लिए, इलेक्शन की तैयारी के लिए, लोगों के, हिंदू भाइयों के जज्बात भड़काने के लिए और उनको अपना हमदर्द बनाने के लिए कल को हमें वोट दे दें। 22 जनवरी ये वो तारीख है जो 24 के चुनाव को दिशा दे सकती है, क्योंकि अयोध्या में उठने वाली हुकार 24 के लिए विपक्ष पर करारा वार होने वाला है, जब पीएम मोदी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। लेकिन खंडित मूर्तियों पर सवाल उठाने वाली पार्टी के एक और सांसद को इस आयोजन से भी दिक्कत होने लगी है। और परेशानी ये है कि कहीं राम मंदिर निर्माण बीजेपी के लिए रामबाण न साबित हो जाए। एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ एक इंसान उसका उद्घाटन करे, क्योंकि इन्होंने हमेशा रामचंद्र जी को राजनीतिकरण करा है और उसी से ये पार्टी आगे बढ़ी है। तो अब ये राम मंदिर पे भी सियासत करेंगे और उद्घाटन करने की कोशिश करेंगे। 24 का चुनाव नजदीक आ रहा है और जो सियासी मुद्दे आकार ले रहे हैं उनमें सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर का है। और अब तो राम मंदिर को भारत का नया स्मृति चिन्ह समर्पित भी कर दिया गया है, जिसे राजस्थान के विशेष पत्थरों से तैयार किया गया है और इस पर बड़े बड़े अक्षरों में भारत लिखा है। अब इस पर भी विपक्ष को परेशानी हो सकती है। इसीलिए आप उन लोगों के साथ में खड़े दिखाई देते हैं जो सनातन को मिटाने की बात कर रहे हैं, और आपने भी राजनीति की पराकाष्ठा कर दी। अपने फायदे के लिए आपने राम भक्तों पर गोली चलवाई और राजनीति आपने करी उस पर, और आप हमसे कह रहे हैं, आप पूरी देश ने देखा है, पूरी दुनिया देख रही है और आज भी देश के लोग देख रहे हैं कि आप किनके साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सीएम योगी की नजर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर है, क्योंकि जनवरी 2024 में ही भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इसी कार्यक्रम से सनातन का संदेश पूरे देश में जाएगा, जिसका विरोध विपक्षी दल करते रहे हैं। जो कभी मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे का भजन जपते थे, उन्हें भी कड़ा संदेश जाएगा और बीजेपी के लिए रामबाण साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संसद के विशेष सत्र में क्या होगा मोदी सरकार ने बताया, लेकिन कांग्रेस को अब भी शक है। शक इसलिए क्योंकि सरकार ने जिन मुद्दों पर चर्चा की बात कही है उससे विपक्ष पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। और यही वजह है कि सत्र के विशेष प्लान पर सियासत भी अब शेष है। और दरअसल विशेष सत्र का एजेंडा क्लियर करते हुए मोदी सरकार ने बता दिया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति से संबंधित बिल लाया जाएगा और उस पर चर्चा होगी। तो विपक्ष की तरफ से सत्र पर सवाल उठाए गए कि कहीं चुनाव जल्द तो नहीं करवाने वाली है सरकार। विशेष सत्र में मोदी सरकार पोस्ट ऑफिस बिल पेश करने वाली है, लेकिन विपक्ष को अब भी लग रहा है कि कहीं एक देश एक चुनाव का मुद्दा तो नहीं उठाया जाएगा। मोदी सरकार सदन में अधिवक्ता संशोधन बिल पेश करने वाली है, लेकिन विपक्ष को लग रहा है कि कहीं एक देश एक कानून पर चर्चा तो नहीं हो जाएगी। सरकार संसद की 75 साल की यात्रा पर चर्चा करने की तैयारी में है, लेकिन विपक्ष को डर है कि इंडिया कहीं भारत ना हो जाए और इसी कंफ्यूजन में सरकार के एजेंडे पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। अब आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। विपक्ष सनातन में उलझा रहा, तभी मोदी ने संसद के विशेष सत्र की ऐसी स्क्रिप्ट लिखी कि सियासत में शोर जोर पकड़ने लगा। किसी को लगा चुनाव जल्द होने वाले हैं, एक देश एक चुनाव की भी बात होने लगी, एक देश एक कानून की भी चर्चा होने लगी। इंडिया का नाम कहीं भारत तो नहीं हो जाएगा, इस पर भी बहस शुरू हो गई। तभी मोदी सरकार ने एक चाल चली और इस सत्र से जरा सा पर्दा उठाया। विशेष सत्र का एजेंडा क्लियर करते हुए कहा कि किन बिल पर होगी चर्चा। मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति से संबंधित बिल पर चर्चा होगी, पोस्ट ऑफिस बिल पेश किया जाएगा, अधिवक्ता संशोधन बिल भी पेश होगा, संसद के 75 साल की यात्रा पर चर्चा होगी। संसद के विशेष सत्र में क्या होगा मोदी सरकार ने बता दिया, लेकिन कांग्रेस को अभी भी इस पर शक है। सोनिया जी के पत्र का एक दबाव हुआ, तब जाकर इन्होंने एजेंडा भेजा। एजेंडा जब देखा तो लगा कि भाई इसमें ऐसा क्या है जो विंटर सेशन तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता था। तो कुछ ऐसा है जो साझा नहीं किया गया और जो छिपाया जा रहा है। जो भी हो, जो सीईसी का बिल है उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। ये तो वो लोग बताएंगे क्या दिक्कत है। वन नेशन वन पोल तो होते रहा आजादी के बाद तक, मुझे लगता है 67 तक वन नेशन वन इलेक्शन होते रहा। तब सरकार किसकी थी?
ये पूछे संविधान खतरे में है, कौन से संविधान खतरे में है? देश को गाली देना संविधान खतरे में है? दरअसल सोनिया गांधी के लेटर की मंशा सरकार की तरफ से विशेष सत्र बुलाने के एजेंडे को समझने की थी, जो अब सामने आ गया है। इन सब के इतर इस सत्र में संसदीय इतिहास के 75 साल पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान काले अध्याय यानी आपातकाल का भी मुद्दा उठेगा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल को उठाकर कांग्रेस को घेरेगी और इंडिया गठबंधन के घटक दलों को भी आईना दिखाने की कोशिश करेगी। 18 तारीख से संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। केंद्र सरकार इस सत्र में 75 साल के संसदीय इतिहास पर चर्चा करेगी, लेकिन चर्चा संसदीय इतिहास के काले अध्याय का भी होगा, यानी उस अध्याय का जिसमें इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। मतलब साफ है, एक तरफ मोदी सरकार विशेष सत्र के जरिए कई बिल सदन के सामने रखने वाली है, तो दूसरी तरफ आपातकाल के काले अध्याय का भी चैप्टर सदन के पटल पर खुलने वाला है, जिससे अब तक विपक्ष अनभिज्ञ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर जम्मू कश्मीर के राजौरी और अनंतनाग एनकाउंटर में भारतीय सेना का बड़ा नुकसान हुआ। अनंतनाग में 3 अधिकारी शहीद हो गए। तो अब बारी बदले की है, क्योंकि एक तरफ मातम है तो दूसरी तरफ हिंदुस्तानियों का खून खौल रहा है और हर जुबान से बदला और सिर्फ बदला निकल रहा है। और चलिए इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा एनकाउंटर। राजौरी के बाद अनंतनाग में भारतीय सेना का ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 3 अफसरों की शहादत के बाद सुरक्षा बल एक्शन में है। अनंतनाग में आतंकियों के खात्मे के लिए सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। कोकेरनाग के गडोले के जंगलों में तलाशी अभियान जारी है। इस इलाके में सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ जारी है। अनंतनाग में आज आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग हुई, जिसकी तस्वीरें भी सामने आईं। जबरदस्त फायरिंग का सिलसिला फिर से शुरू हुआ है। ऐसा लगता है कि कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ है। बहुत जबरदस्त, आप सुन सकते हैं, फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ है और यहाँ यही वो स्पॉट है जो मैं दिखा रहा था। वहाँ पे अंधाधुंध इस वक्त फायरिंग चल रही है। उसका मतलब है कि मिलिटेंटों के साथ कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ है। फायरिंग का सिलसिला लगातार शुरू हो गया है। आप उसका मतलब है कि मिलिटेंट जो हैं इसी स्पॉट पे हैं जिनके साथ कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ है और एक लंबे अरसे के बाद अभी फायरिंग शुरू हुई है। फ्रेश फायरिंग हो रही है और ये वही स्पॉट है जैसा मैं पहले भी दिखा रहा था जहां पे बॉडीज रिट्रीव की गई है। उसका मतलब है कि इसी स्पॉट के इर्द गिर्द कहीं पर मिलिटेंट छुपे हुए हैं। फायरिंग जो हुई उसका मतलब है कि कांटेक्ट आप एस्टैब्लिश हुआ है। मैं देखिए ये जो पहाड़ का एरिया है जहाँ पर ये छुपे हुए थे वो स्पॉट है, उसी स्पॉट पे अभी फायरिंग हुई और यही वो जंगल है जहाँ पे पहले कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ था। जो अभी लगातार फायरिंग हुई उसका मतलब है कि मिलिटेंट अभी भी इसी एरिया में छुपे हुए हैं। अनंतनाग में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोनक और डीएसपी हुमायूं भट्ट की शहादत हुई। ये इस साल का सबसे बड़ा आतंकी हमला है। पड़ोसी पाकिस्तान है और सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। वो लगातार जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ करवा रहा है और कश्मीर में आतंक की आग में झोंकने की नाकाम कोशिश कर रहा है। अनंतनाग और राजौरी में हुए आतंकी हमलों के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदर्शन सामने आया है। कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान से बदला लेने की मांग करते हुए जोर शोर से नारेबाजी की। कि जो पाकिस्तान है उसी का ये कसूर है, उसी का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी की इन्वॉल्वमेंट है इस प्रोटेस्ट में। और लगातार बीजेएम के जो प्रोटेस्टर है वो अब सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लगातार आप विजुअल्स में देख रहे हैं जिस तरह से पहले राजौरी में और फिर कोकरनाग में जो किलिंग्स हुई हैं, जो हमारे शहीद हुए हैं जवान, ऑफिसर्स
आर्मी के और पुलिस के, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट चल रहा है। और बीजेएम नहीं, उसके बाद बीजेएम के बाद और भी कई जगहों पे ये प्रोटेस्ट का सिलसिला चलेगा। और फिलहाल बीजेएम के जो वर्कर है उन्होंने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है और लगातार आप देख सकते हैं कि जो प्रोटेस्ट का सिलसिला है वो पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की ये मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान है वही रिस्पॉन्सिबल है, वही इसके लिए जिम्मेदार है। अनंतनाग में सेना के अफसरों को खोने से उसका परिवार गमगीन है, जिससे उनके चेहरे पर भी दर्द साफ देखा गया। बल्कि वो खुश होते थे भाई हम बाहर का खाना खाएंगे, वो कहता नहीं मैं घर का खाऊंगा, घर से खाना खा के तब उनको लेकर डिनर करवाने जाता था या बाहर घूमने जाता था, सबसे मिल के रहता था। और चाचा भी एयरफोर्स में थे, तो कहीं ना कहीं घर से प्रेरणा मिली कि देश के लिए काम करना है, देश सेवा में जाना है। हाँ जी, वो अपने चाचा से इंस्पायर थे ज़्यादा, वो नहीं को देख के ही उन्होंने सोचा था, उनका एक सपना था कि मैंने डिफेंस में जाना है। घाटी में जिस तरह सुरक्षा बल आतंक का फल कुचल रही है, उससे पाकिस्तान बुरी तरह चिढ़ा हुआ है। वो लगातार आतंकियों की घुसपैठ कर रहा है, लेकिन भारतीय जवान उनकी हर साजिश को मुंहतोड़ जवाब देकर नाकाम कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। या रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।